Hi everyone. Hope so you all are good. And actually, 2 to 3 students just asked me that, ma'am, when will you make us understand the heading matching? Because it is a very difficult part of reading task, and in IELTS, reading module is very typical. For students means like a student always face obstacles while solving the heading matching. Why it is happening? And what is the reason behind it, how can we solve heading matching with the proper time, and how can we think that like these answers are accurate, these answers are correct. So in my video I'm going to tell you that what is the right trick of heading matching, and after getting this video you will just take improvement definitely, but you have to listen each and everything whatever I'm going to tell you, because if you will skip only 2 to 3 things, so you will not understand that how will you do the paragraph matching. So इस तरह से हमारे जो हेडिंग मैचिंग आते हैं, सच एज लाइक हेडिंग मैचिंग एंड देयर आर द पैराग्राफ, लाइक हमारे पूरे पैसेज में A to F पैराग्राफ्स हैं, A to F, एंड उसके ऊपर हमारा एक बॉक्स बना होता है, कई बार विदाउट बॉक्स भी जो होते हैं हमारे हेडिंग्स दिए होते हैं. सो अब मैं वन बाय वन आपको ये बताती हूँ कि आपको हेडिंग मैचिंग करनी कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कम टू द बॉक्स. आपको बॉक्स के अंदर आना है. बॉक्स के अंदर आते ही फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप है ये आपका. आपको बॉक्स के अंदर आना है. बॉक्स के अंदर आते ही आपको जो ये आपको हेडिंग्स दिख रही हैं, आपको सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है और समझना है, पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन को टेक आउट करना है. सपोज इट हमारा जो है पैसेज चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वॉर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वॉर. सो अब ऑस्ट्रेलिया वॉर पर सारा पैसेज चल रहा है, तो लाइक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स इसमें होंगे. ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बार आया होगा, तो हमें जो पैसेज का नेम है और जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं सिर्फ उनको ही अंडरलाइन नहीं करना है. हम लोगों को बहुत मेन चीज अंडरलाइन करनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीजंस ऑफ वॉर. तो लाइक रीजंस ऑफ वॉर, तो वॉर पर तो पैसेज है, वॉर को तो अंडरलाइन करने की नीड ही नहीं है. सो वी विल अंडरलाइन रीजंस. ओके, एंड आफ्टर दैट इसी तरह से इसमें भी आपके कीवर्ड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट कॉज, और लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट. सो लाइक जो आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं आपने उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, स्कैन कर लेना है, एंड आफ्टर दैट उसको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, उसकी ट्रांसलेशन निकाल लेनी है कि हाँ ये हेडिंग्स में क्या पूछना चाह रहे हैं. आफ्टर दैट उसके बाद आपका जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो है यू विल कट योर एग्जाम्पल. दिस 6 एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में गिवन होता है एक, तो आप क्या करेंगे कि अपने इस एग्जाम्पल को यहां से कट कर देंगे. जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है तो आपको ये एग्जाम्पल यहां से ऐसे कट कर देना है, पूरी लाइन को यहां से कट. क्यों? क्योंकि ऊपर नोट्स में कहीं भी नहीं लिखा है कि यू में यूज मोर देन वंस, एंड मोर ओवर अगर लिखा भी होता है तो एग्जाम्पल कभी भी दोबारा आंसर में नहीं आता है. सो हमने एग्जाम्पल्स को कट कर दिया. इससे कट करने से हमारे पास क्या है कि कम ऑप्शंस बचे हैं, तो जितने कम ऑप्शंस होंगे उतने ही हम लोग कम कंफ्यूज होंगे. तो दिस वाज द सेकंड ट्रिक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड वन. एक्चुअली स्टूडेंट जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या होती है, वो पैराग्राफ ए को पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. सपोज इट पैराग्राफ ए तो हैज डन, सो पैराग्राफ बी को ओपन करेंगे. जैसे ही उनके सामने हेडिंग मैचिंग आएंगे वो क्या करेंगे, पैराग्राफ बी को ओपन कर लेंगे. पैराग्राफ बी को ओपन करने के बाद उसको पढ़ेंगे पूरा, भले कितना भी बड़ा पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे 2 से 3 से 4 बार. उसके बाद जैसे मैच करेंगे कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट मैच हो रहा है. दिस इज कंप्लीटली फुलिशनेस. व्हाई? हमारे पास ओनली 60 मिनट्स हैं. सो विद इन 60 मिनट्स के अंदर अगर हम इन 5-6 क्वेश्चंस पर अपने 10 मिनट्स वेस्ट कर रहे हैं तो नॉट इट दैट मीन्स कि आप दूसरे क्वेश्चंस को हैंडल आउट कर पाओगे. सो दैट इज वाई हम लोगों को एक आंसर को ओनली 2 टाइम्स फाइंड आउट करना होता है. If you are able to find your answer, so it is good. If you are not able to find your answer, so please don't do this. Because if you will just waste your whole time on the one particular answer to find only one answer, so you will waste your next 5 questions time. So that is why you just have to find only 2 times one question. If you have found, so it is okay. If you didn't find, so please skip that question. Moreover,
ये थी जो स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक करते हैं, बट हमें ये नहीं करना है। हमें एक्यूरेट टाइम के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम अपने पैराग्राफ मैचिंग सॉर्ट करनी है। सो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने इसमें पुट किया, उसके बाद हमने सब कुछ अंडरलाइन किया, एग्जाम्पल को भी कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ बी को ओपन करना है। लाइक वी विल जस्ट ओपन द पैराग्राफ बी एज इसमें एक ना बहुत ही सोचने वाली चीज है, दैट इज अ लॉजिक। आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग सुनिएगा। हमारा राइटिंग टास्क 2 होता है एल्स में, राइटिंग टास्क 2 यानी कि ऐसे। तो जब हम राइटिंग टास्क 2 हमारे सामने आता है तो हम उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, हम उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हम ऐसे में आगे किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस को पैराफ्रेज करते हैं, पैराफ्रेज करने के बाद इंट्रोडक्शन की जो लास्ट एंडिंग लाइन होती है उसमें हम लिखते हैं कि हम ये दोनों व्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं या ओनली एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इंट्रोडक्शन में वो गिवन होता है जो हम आगे पूरे ऐसे में करने वाले हैं। सेम एज वही ट्रिक आप यहाँ पे फॉलो कीजिए। आप पैराग्राफ बी को ओपन कीजिए। पैराग्राफ बी एटलीस्ट 9 लाइंस का है, सपोज 9 लाइंस का है, बहुत बड़ा है। तो आपने उसको पूरा नहीं रीड आउट करना, आपने स्टार्टिंग की 4 लाइंस को रीड आउट करो, 4 to 5 लाइंस रीड आउट करो अच्छे से। 1 टाइम to 2 टाइम आपको 4 to 5 लाइंस रीड आउट करनी है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बी पैराग्राफ। एंड इन द इंट्रोडक्शन इफ यू विल गेट दैट व्हाट इज रिटन देयर, आपको पता लग गया कि इसकी ट्रांसलेशन ये निकल रही है और ये आगे पैसेज में यही बात कर रहे हैं, तो आपको उन 4 लाइन से आगे जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। रीडिंग का मतलब होता है एक वोकैबुलरी और एक ट्रांसलेशन। अगर आगे आपकी दोनों स्ट्रांग हैं, आप कैच कर लेते हो, तो आपको उन 4 लाइंस के अंदर ही आंसर मिल जाएगा, 99% श्योर है। और आपको पूरा पैसेज पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ने पर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। एंड फर्दरमोर हमें आंसर में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वर्ड भी दिया है गिवन, ये भी दिया है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हम लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग की 4 लाइंस को अच्छे से रीड आउट करना है, 4 to 5, उसको 2 टाइम्स रीड आउट करके उसकी ट्रांसलेशन को निकालना है। ट्रांसलेशन को निकालकर देन मैच करना है कि मैंने, और मुझे अब इनको मैच करते टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैंने इनको पहले ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो अंडरलाइन करके रखा है, तो इवन देन यहाँ पर अगर 7 हेडिंग्स भी हैं, तो 7 में से 5 हेडिंग्स के कीवर्ड तो मुझे अब तक याद ही होंगे कि मैंने अभी कौन सी चीज कहाँ पे अंडरलाइन की थी। तो सपोज इट मैंने अभी अंडरलाइन किया था कॉजेस की बात कहीं चल रही थी, या सपोज इट प्रॉब्लम्स, यहाँ में मैंने प्रॉब्लम अंडरलाइन किया था। और बी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 4 लाइंस जब मैंने पढ़ी तो मुझे प्रॉब्लम वर्ड नहीं मिला। बच्चे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट कीवर्ड नहीं गिवन होते हैं, कीवर्ड के सिनोनिम्स गिवन होते हैं, उस कीवर्ड की डेफिनेशन गिवन होती है। सच एज यहाँ पर प्रॉब्लम वर्ड लिखा हुआ था सेकंड हेडिंग में, मैंने जो अंडरलाइन किया है। और पैराग्राफ बी को जैसे ही मैंने पढ़ा तो 4th लाइन के अंदर मैंने ये देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड वॉर या जो भी हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ी। तो हुई प्रॉब्लम्स की बात यह है, उनके जो घर थे वो डैमेज हो गए थे, और उनको मूव करना पड़ा था सिटी से, और फूड की शॉर्टेज हो गई थी। तो प्रॉब्लम्स के नेम दे दिए उन लोगों ने, बट प्रॉब्लम वर्ड नहीं दिया। अगर तो स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सेंस लॉजिक होगा तो वो कभी भी कीवर्ड को फाइंड आउट नहीं करेगा, वो उसके सेंस को समझेगा। तो प्रॉब्लम वर्ड नहीं दिया, बट प्रॉब्लम का कोई सिनोनिम देकर उसके नीचे प्रॉब्लम्स के नेम उन्होंने काउंट करवा दिए कि ये प्रॉब्लम्स थी। लैक ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, ओके, एंड उनको लैक ऑफ शेल्टर, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स के नेम दे दिए हैं। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सेकंड वाला आंसर हमारा बी में आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद आपको इसको भी ऐसे कट कर देना है बीच में से। ये इस तरह से कट करना मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जब हम हेडिंग्स को करने जाते हैं तो उस टाइम हम बहुत फ्लो में, नर्वसनेस में और हेजिटेशन में होते हैं। तो जो हेडिंग्स को हमने पहले फाइंड आउट भी कर लिया है, अगेन बाय मिस्टेक हम उनको भी बीच में बार बार रीड करने लग जाते हैं, जिससे एक तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, आफ्टर दैट हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। सो दैट इज वाई अगर आप ऐसे क्रॉस करोगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये हेडिंग्स हो चुकी हैं, अब मुझे मेरे पास सिर्फ ओनली रिमेनिंग दीज हेडिंग्स आई हैव। सो दैट इज वाई हम लोग को ऐसे इसको कट कर देना है। उसके बाद हम पैराग्राफ सी को ओपन करने जा रहे हैं। पैराग्राफ सी को ओपन करते हमने फिर से वही रूल अप्लाई करना है, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू,
अगर तो आपका 10 लाइंस का, 11 लाइंस का, 8 लाइन का पैसेज है तो आप ये रूल फॉलो करो। अगर आपका पैसेज ही 4 या 5 लाइंस का है तो प्लीज उसको पूरा ही रीड करो। एंड उसकी भी स्टार्टिंग की 2 लाइंस में, अगर 5 लाइंस का पैसेज भी है, पैराग्राफ भी है, तो उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइंस में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आगे की 3 लाइंस में किस बारे में बात होने वाली है। तो इसलिए ट्रांसलेशन को समझना, उसकी वोकैबुलरी को, सिनोनिम्स को एकदम कैचअप करना, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क इन द रीडिंग। हेडिंग मैचिंग डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हेडिंग मैचिंग तब डिफिकल्ट होते हैं जब बच्चे को स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है। तो आप इस तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। आफ्टर दैट आप खुद बोलेंगे कि हाँ, जस्ट वी हैव डन एंड द ऑल आंसर्स वर एक्यूरेट। ठीक है, अगर आपकी 6 हेडिंग है उसमें से आपके 5 भी ठीक चले जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इनफ। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको बॉक्स में आना है, मेन अंडरलाइन कीवर्ड्स को रीड आउट करना है और स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको जो एग्जाम्पल है उसको कट कर देना है। एग्जाम्पल कट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको ओपन करना है। उसकी स्टार्टिंग की 4 लाइंस को आपने रीड करके उसका सम अप कैच करना है, उसमें क्या बात हो रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना। कीवर्ड का सिनोनिम ढूंढना है, कीवर्ड का सिनोनिम गिवन होगा। ऐसा बहुत ही 1 to 2% रेयर केसेस होते हैं कि डायरेक्ट कीवर्ड दिया हो और आंसर भी ठीक हो। जहां पे डायरेक्ट कीवर्ड दिया होता है वहां पे तो 60% आंसर रॉन्ग ही होता है। वो हमें मिसलीड करने के लिए उन्होंने सेम डिट्टो कीवर्ड दे देते हैं, बट आगे जो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होती है वो चेंज होती है। तो बच्चा सिर्फ कीवर्ड देखकर आंसर को सही कर देता है। सो दैट इज वाई वी डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक। आपको उसका पूरा 4 लाइन का समझ समझकर कि हाँ इसमें प्रॉब्लम्स की बात हुई है या इसमें रीजंस की बात हुई है, दिस इज द आंसर, देन आपको सम अप निकाल के आंसर को यहाँ पे लिखना है। और एक तो ये करने से, आपके स्टार्टिंग की ओनली 4 लाइंस पढ़ने से और इनको एक साथ अंडरलाइन करने से ये फायदा है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ऊपर से आपके 100% चांसेस हैं कि आपके आंसर्स राइट जाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि ये सारे जो एक साथ अंडरलाइन किए हैं, इसका एक और फायदा है कि आप पैराग्राफ बी पढ़ रहे हो, सपोज इट आप पैराग्राफ बी पढ़ रहे हो, बी पढ़ते पढ़ते आपको याद, जैसे आपने यहाँ पे सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ था तो आपको कहीं ना कहीं पे कोई डेवलपमेंट, प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ मिल गया है। तो डेवलपमेंट आपने पहले अंडरलाइन किया हुआ था तो आपको पता लग गया एकदम से कि अरे 6th वाला जो 4th वाला आंसर है वो डेवलपमेंट है, 4th हेडिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपने डेवलपमेंट वाले जो उसको पूरा की लाइंस होंगी उसको पढ़कर आपको पता लग गया 4th आंसर है। तो इससे क्या हुआ कि आपको बार बार एक एक जाकर हेडिंग पढ़ने की नीड नहीं पड़ी, आपको बार बार हेडिंग्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। आपके माइंड में वर्ड्स स्टक हो जाते हैं जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए होते हैं। तो प्लीज जस्ट गो रीड आउट इंस्ट्रक्शंस। You may use one heading more than one or only one time। पहले ये इंस्ट्रक्शन रीड आउट करो, उसके बाद फिर ये सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इसके बाद डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा मैचिंग हेडिंग में। और अगर फिर भी आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट में मेरे से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर और न्यू स्ट्रेटेजी बताऊंगी हेडिंग मैचिंग करने की। इसको करना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हेडिंग मैचिंग के आते हैं। कई बार तो तीनों पैसेजेस में ही कुछ क्वेश्चंस हेडिंग मैचिंग के होते हैं। इसलिए इट इज टू इम्पॉर्टेंट एंड प्लीज जस्ट गो एंड फॉलो दीज ट्रिक्स फ्रॉम टूडे, फ्रॉम नाउ। अगर आप अपने आईएलटीएस को क्रैक करने की प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो प्लीज आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद आपका क्या रिजल्ट रहता है प्लीज जस्ट लेट मी नो, क्योंकि आफ्टर दैट ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे आपको और इससे रिलेटेड कुछ समझाना चाहिए या नहीं। Hope so that this will be very useful for you students, and I will just mention true, false and not given in my upcoming video, because in that section also students are facing lot of problems and they always confuse that this statement is false or not given. True, so if they can judge, but within false into false or not given, they always just get confusion. So that is why I will just make you elaborate the true, false, not given in my next video. But before that, you have to solve your paragraphs matching, heading matching like this. Thank you so much for watching this video, and if you will like this video, so please just share and subscribe my channel. Thank you once again.